नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। न्यूज इंडिया एक बार फिर हाजिर है ग्राउंड रिपोर्टर के साथ। इसमें हम आपको बताएंगे हर खबर की जमीनी हकीकत, वो भी ग्राउंड जीरो से। देखें आज की बड़ी खबरों की ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग। उत्तर प्रदेश को भेदने के लिए अब भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े नेताओं में शुमार अमित शाह और अखिलेश यादव एक दूसरे के गढ़ में घुस गए हैं। अमित शाह जहां आजमगढ़ के दौरे पर हैं, वहीं अखिलेश यादव सीएम योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में अपनी विजय यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। विधानसभा चुनाव 2017 में प्रधानमंत्री मोदी की लहर पर सवार यूपी में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला था। बीजेपी ने संगठन के हिसाब से बटे सभी क्षेत्रों में अप्रत्याशित सफलता भी हासिल की थी। गोरखपुर क्षेत्र, जिसमें बस्ती, गोरखपुर और आजमगढ़ मंडल आते हैं, यहां 62 विधानसभा सीटों में बीजेपी और उसके सहयोगियों को 46 सीटें मिली थीं, लेकिन इसी क्षेत्र के आजमगढ़ जिले में बीजेपी चारों खाने चित हो गई थी। आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटों में से 5 पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा जमाया, जबकि 4 बीएसपी के खाते में गई थीं। सिर्फ एक सीट पर बीजेपी अपना खाता खोल पाई। पूर्वांचल को साधने के लिए हर दल अपनी तरफ से भरसक कोशिश कर रहा है। इस बार विधानसभा चुनाव 2022 में मुख्य लड़ाई समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच दिखाई दे रही है, जिसे लेकर पार्टी के बड़े नेता पूर्वांचल की हर सीट पर अपना कैंडिडेट जिताने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। राज बिष्ट के साथ शेखर त्रिवेदी, न्यूज इंडिया, लखनऊ। दिन के अवसर पर जितना बड़ा राजनीतिक परिवार है, उतना ही राजनीतिक गतिविधियां भी होने की तैयारी में है। शिवपाल सिंह यादव जहां की पूर्वांचल के रथ यात्रा पर हैं, उन्होंने अपनी रथ यात्रा स्थगित कर दी है और मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन 22 तारीख को गठबंधन की तैयारी में है। गौरतलब है कि पूरा परिवार इस समय इस बात के लिए मनाने में जुटा हुआ है कि शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव अगर एकजुट नहीं हुए, एक मंच पर नहीं आए, तो 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हरा पाना मुश्किल होगा। ऐसी सूरत में मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन के अवसर पर शिवपाल सिंह यादव अपनी पूरी पार्टी का विलय भी कर सकते हैं। गठबंधन तो दूर की बात रही। इसके पहले मैं बता दूं कि शिवपाल सिंह यादव ने पहले कभी भी नहीं कहा कि पूरी पार्टी का विलय कर सकते हैं, सिर्फ उन्होंने गठबंधन की बात कही थी। लेकिन आज उन्होंने ये साफ कर दिया है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि पूरी पार्टी का वो विलय भी कर सकते हैं। राजबेश के साथ अभिनव पांडे, न्यूज इंडिया, लखनऊ। जनपद के हाटा विधानसभा के झांगा बाजार में पहुंची हुई है और ये देखिए अखिलेश यादव का जो संबोधन हो रहा था वो अब जो है समाप्त हो गया। अब यहाँ से ये जो यात्रा है ये बढ़ते हुए जो है रामकोला विधानसभा क्षेत्र के तरफ होते हुए ये जो है पडरौना की तरफ बढ़ेगी। और यहाँ अपने संबोधन के क्रम में अखिलेश यादव ने जहाँ एयरपोर्ट वगैरह बेचने की जो बातें सरकार पे हमला करते हुए कही, तो वही जो है बच्चों के लैपटॉप का मुद्दा भी उठाया बड़ा, जिसका जनता ने बड़ा गर्मजोशी से स्वागत किया। और कार्यक्रम विलंब से होने के बाद भी जो कार्यकर्ता थे, जो इनके चाहने वाले लोग थे, वो डटे रहे। कहीं ना कहीं जो है ये समाजवादी पार्टी की जो ये विजय रथ यात्रा है ये सफल होती हुई दिख रही है फिलहाल। और ये जो विजय रथ यात्रा है यहाँ से अब रामकोला विधानसभा क्षेत्र होते हुए, पडरौना विधानसभा क्षेत्र होते हुए कसिया और कुशीनगर जाएगी, जहां इनका आज रात्रि विश्राम भी होगा। नागेंद्र त्रिपाठी, न्यूज इंडिया, कुशीनगर। उत्तराखंड में आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता पार्टी के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने की। बैठक में भारतीय जनता पार्टी के 33 विभागों के सभी प्रमुखों और सह प्रमुखों ने हिस्सा लिया। बैठक में इन सभी विभागों के प्रमुखों और सह प्रमुखों को निर्देश दिया गया कि आने वाले समय में ये सभी विभाग के प्रमुख और सह प्रमुख बीजेपी मुख्यालय में सप्ताह में 2 से 3 बार आकर आगामी उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ बेहतर कर सकती है, इसको लेकर अपने आइडियाज़ देंगे। इसके साथ ही आगामी 24 नवंबर, 25 नवंबर और 26 नवंबर को एक दिन चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी और एक दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का इन सभी को मार्गदर्शन प्राप्त होगा। न्यूज़ इंडिया के लिए देहरादून से रोहित विक्रम सिंह। आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में बेरोजगारी का मुद्दा भी एक बड़ा मुद्दा होने वाला है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सरकार ने बेरोजगारों को अब तक रोजगार नहीं दिया और सवाल किए कि सरकार बताए कि किस विभाग में कितनी भर्तियां सरकार ने की हैं। अगर सरकार बता देगी तो हरीश रावत राजनीति छोड़ देंगे। वहीं हरीश रावत के इस बयान का पलटवार करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार ने अब तक 8 लाख से ज़्यादा रोजगार बेरोजगारों को दिए हैं, जिसकी घोषणा और जिसके आंकड़े विधानसभा में
होगा कि आगामी विधानसभा के चुनाव में जनता को ये आंकड़े समझाने में कौन सा दल कितना और किस हद तक सफल होता है। न्यूज़ इंडिया के लिए देहरादून से रोहित विक्रम सिंह। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव जीतने के लिए सभी राजनीतिक पार्टी बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक लोगों को जोड़ने का काम कर रही है। जहां भाजपा सरकार का जनसंपर्क अभियान चल रहा है तो वहीं कांग्रेस का गांव-गांव कांग्रेस का अभियान चल रहा है। ऐसे में हरिद्वार हो, ऋषिकेश हो, देहरादून हो, तमाम जगह इस वक्त जो राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो गांव-गांव जा रहे हैं और बूथ स्तर पर लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। इस वक्त हम दिखाएंगे तस्वीर की किस तरह कांग्रेस के कार्यकर्ता है, वरिष्ठ नेता है, तमाम जगह जा रहे हैं और लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। गांव-गांव कांग्रेस को लेकर तमाम जो कार्यकर्ता है वो बूथ स्तर पर लोगों से संपर्क कर रहे हैं। हम इनसे बात भी करेंगे कि किस तरह लोगों को जोड़ रहे हैं और गाँव-गाँव कांग्रेस का क्या संदेश है। जी देखिए, कांग्रेस पार्टी का जो गांव-गांव जाने का जो प्रचार कर रहे हैं, न्याय संघ बने उत्तराखंड को लेकर के गांव-गांव जाया जा रहा है। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने महंगाई, बेरोजगारी और अन्य मुद्दों पर महिला अत्याचार जैसे जो मुद्दे हैं उनको लेकर के हम एक क्षेत्र में जा रहे हैं। आज युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, आप देख ही रहे हैं कितने युवा साथ में खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सब अधिकतर लोग बेरोजगार हुए हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लोग त्रस्त हैं भारतीय जनता पार्टी से। और हम लोग तो गांव-गांव जा रहे हैं, लोग हमें भी बुला रहे हैं कि आप आइए और हमारे क्षेत्र में जो है भ्रमण करके जो है हम बूथ वाइज तो जा ही रहे हैं, हम घर घर तक जा रहे हैं। लोगों तक जब चुनावी दौर होता है सभी राजनीतिक पार्टी लोगों तक पहुंचती है, लेकिन 5 साल पूरे हो जाते हैं, नेता कहीं नहीं दिखता, जो समस्याएं होती है वो कहीं नहीं दिखती। ऐसे किस तरीके से देखते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं जहाँ तक अपनी बात करूँ तो मैं कांग्रेस पार्टी का एक सिपाही हूँ, एक कार्यकर्ता हूँ और मैं बूथ मेरी विधानसभा रानीपुर क्षेत्र से मेरी तैयारी है और मैं बूथ नंबर 1 से लेकर के जो इस समय 201 बूथ है विधानसभा रानीपुर में, मैं लगातार उसमें तैयारी में लगा हूँ। हर बूथ पर जाता हूँ, हर बूथ पे संपर्क है। आप देख ही रहे हैं, सब हमारे क्षेत्र के जो बूथ लेवल के जितने भी पदाधिकारी साथ में खड़े हुए हैं, ये सब गाँव-गाँव में जो इस तरह का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। गाँव में एक माहौल है, कांग्रेस के प्रति एक माहौल है और कांग्रेस के प्रति लोगों का मन परिवर्तित हो चुका है कि कांग्रेस को जिता करके 2022 में सत्ता पे बैठाना है। जीतने के वादे कांग्रेस कर रही है, एकजुटता के कांग्रेस वादे कर रही है। ऐसे में लोगों के पास आप पहुंच रहे हो, क्या मुद्दे लेकर पहुंच रहे हो जो लोग आपसे जुड़ रहे हैं? पूरी कांग्रेस इस समय एकजुट होकर के मजबूती के साथ माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी और उत्तराखंड में श्री हरीश रावत जी, श्री प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में, श्री गोदियाल जी के नेतृत्व में हम लोग एकजुट हैं और कांग्रेस की विचारधारा को लेकर के गांव-गांव तक जा रहे हैं और एकजुट होकर के ही चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ वरिष्ठ नेता। साफ तौर पर इनका कहना है कि गांव-गांव जा रहे हैं और गांव-गांव में कांग्रेस का जो वादे हैं वो पूरे होने की बात कह रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि कितने वादों में हकीकत होगी, ये भविष्य ही बता पाएगा। कैमरा पर्सन के साथ संजय पुंडीर, न्यूज़ इंडिया, हरिद्वार। महाराष्ट्र में जिस प्रकार की हिंसा दिन ब दिन बढ़ रही है, उस अपने साथ में है रजाक अकादमी के प्रमुख। सर, महाराष्ट्र में जिस प्रकार की हिंसा बढ़ रही है, कई तभी रजाक अकादमी को टारगेट किया जा रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? ये जो कल का पीसफुली बंद हुआ है, ये लोगों को पसंद नहीं आया कि इतना बड़ा बंद और पीसफुली तरीके से हो गया। तो उसके अंदर ये मैं समझता हूँ कि जानबूझकर ये हरकत फसादियों को उसमें शामिल करके फसाद करवाया गया है। और हमारा ये कहना है कि जो लोग फसाद में शामिल हैं, जिन लोगों ने फसाद किया है, फसादी हैं, गड़बड़ किया है, उन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और बाकी हम आम जनता से अपील करेंगे कि वो पुरअमन रहे, अमन के साथ रहे। लड़ाई झगड़े से किसी का फ़ायदा नहीं हुआ है और लड़ाई झगड़े से बचें। जो भी काम करना है कानूनी तौर पे काम करें। जो हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई, वसीम रज़ी ने किताब लिखी, उसका नाम मोहम्मद रखा। उस किताब के ताल्लुक़ से भी जो भी कार्रवाई हो वो कानूनी कार्रवाई हो, कानून के दायरे में रह के कार्रवाई हो। उसको गिरफ्तार कानून जो है उसने उसके अंदर इतनी वसअत है कि उस पर केस भी बनेगा, वो गिरफ्तार भी होगा और इंशाअल्लाह उसकी किताब पर पाबंदी भी लगेगी। आपने शांति का आह्वान किया था मोर्चा के लिए, लेकिन जिस प्रकार से हिंसा हुई है इसमें किसी का हाथ है, ऐसा लगता है आपको? देखिए, नमाज जब पढ़ते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, उसमें भी शैतान शामिल हो जाता है। तो हर अच्छे काम में शैतान शामिल हो जाता है। तो ये साजिश के तहत इसके अंदर लोगों ने इस कौस को नुकसान पहुंचाने के लिए काम किया। कौन ऐसे लोग हैं जिनको आपकी नज़र में से कोई लोग हैं? देखिए, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, लोग जानते होंगे, समझते होंगे। और अगर नहीं समझते हैं तो वो समझ लें कि जो भी फसादी हो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए
और उसको बख्शना नहीं चाहिए। वो इतनी हिम्मतें उनकी यूँ होती है कि उनको सियासी सपोर्ट रहता है, इसलिए वो इतनी हिम्मत करते हैं, वरना अगर सियासी सपोर्ट उनको ना हो तो कोई इतनी हिम्मत नहीं करेगा कि नबी की शान में गुस्ताखी करते। हमारे और तुम्हारे को बोलने के लिए आदमी सोचता है, और रसूलुल्लाह जिनके पूरी दुनिया में करोड़ों अरबों चाहने वाले, उनकी शान में गुस्ताखी हो रही है और हमारे हुक्मरान खामोश हैं, उन पर कानूनी कार्रवाई नहीं करते हैं। नीतीश राणे ने कहा है कि रज़ाक अकादमी के ऊपर पाबंदी लाई जाए, क्यों ऐसा उनको लग रहा है और आपका उस पर क्या कहना है? नहीं, देखिए ये सियासी लोग हैं, ये लोग कोई मौका ऐसा हाथ से जाने नहीं देते हैं कि जिसमें उनकी रोटी ना सिक सके। तो ये उनके ताल्लुक से हमको कुछ बोलना नहीं है। ये सियासी लोग हैं, ये लोगों को के ताल्लुक मतलब इस तरीके से उनके बयानात भड़काने के लिए आते रहते हैं। दंगे जो जिस प्रकार की हिंसा है उसके पीछे रज़ाक अकादमी है, तो आपका क्या कहना है? फिर आपने तो शांति से आंदोलन, वो हमारे पूरे बयानात देख लें, सोच लें, उन्होंने किसी ऐसे गैर जिम्मेदार आदमी से सुन के बोल दिया होगा, और वो भी समझदार आदमी हैं, एक अखबार के एडिटर हैं, वो खुद तहकीक कर लें, समझ लें, और कहीं पर उनको अगर ऐसी बात समझ में आए तो फिर वो बोलें, खुद अपने तौर पे तहकीक कर लें कि रज़ा एकेडमी जो है उसने जो कुछ भी किया है रसूलुल्लाह की मोहब्बत में किया है, अपने पैगम्बर की मोहब्बत में किया है, और ये जो बंद हुआ है ये रज़ा एकेडमी के बोलने पर नहीं हुआ। ये इतना शानदार बंद जो हुआ है ये रसूलुल्लाह की मुसलमानों के दिलों में जो मोहब्बत है उससे हुआ है, और मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त करेगा, अपनी जान भी कुर्बान कर देगा, मगर रसूलुल्लाह की इज़्ज़त पर आँच आने नहीं देगा। न्यूज़ इंडिया के लिए संतोष मौर्य, मुंबई। कहते हैं स्कूल और कॉलेज शिक्षा का मंदिर होता है और यहाँ पर सिर्फ शिक्षा की ही बात की जाती है, लेकिन ज़रा सोचे कि किसी कॉलेज में अगर ग्राउंड में नमाज अदा किया जाए तो कैसा होगा। इस बात ने, इस विवाद ने तूल पकड़ लिया है राजस्थान की राजधानी जयपुर में। राजस्थान कॉलेज का ये पूरा मामला है। 3 दिन पहले एक सोहेल नाम के शख्स ने यहाँ पर नमाज अदा करी, वीडियो वायरल हुआ और काफ़ी ज़्यादा धार्मिक रूप से वायरल हो रहा है, और इस पर अलग अलग प्रतिक्रिया भी आ रही है। सवाल ये है कि नमाज अदा करना गलत नहीं है, लेकिन कॉलेज में हम पढ़ने आते हैं, वहाँ पर ना इस तरह की घटना ना ही हो तो अच्छा है। और जब वो सोहेल नाम का शख्स जो यहीं पढ़ता है वो नमाज अदा कर रहा था, तो यहाँ पर टीचर है, वाइस प्रिंसिपल है आर्यन शर्मा, उन्होंने रोका। इस पूरे घटनाक्रम में स्टूडेंट यहाँ के क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये हमारी कॉलेज ये एक शिक्षा का मंदिर है, यहाँ ऐसी चीज़ें करना उचित नहीं है, इसलिए कॉलेज प्रशासन सभी को इस मुद्दे को आगे लेकर जाना चाहिए और इसकी कड़ी निंदा में बात करनी चाहिए। ये एक शिक्षा का मंदिर होते हुए भी यहाँ ऐसी बातों उचित नहीं है। नमाज पढ़ना विद्यार्थियों का, यहाँ पे एक शिक्षा का मंदिर है, यहाँ शिक्षा प्राप्त करने आते हैं, तो ऐसी चीज़ें उचित नहीं है। इसकी हम कड़ी से कड़ी निंदा करेंगे और इसको आगे लेके जाएंगे। वो जो सोहेल है वो तो यहाँ पढ़ता है, लेकिन ऐसे कहते हैं उसके साथ बाहर के लोग भी आए और उन्होंने नमाज अदा की। ये तो जो भी हो गया सर, लेकिन इनके लिए भी क्या बाहर मस्जिद वगैरह बना रखी है, और ये विद्यालय ओनली विद्या के लिए है, तो इधर विद्या ही प्राप्त की जाए तो सबसे अच्छा रहेगा। जबकि मंदिर मस्जिद भी बन रखे हैं बाहर, यहाँ पे कोई पूजा पाठ नहीं होती, कोई भी जैसे नवरात्रा वगैरह कोई भी नहीं किया जाता, तो ये सब चीज़ें भी यहाँ उचित नहीं है सर। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। इसको प्रशासन को भी एक्शन लेना चाहिए और आगे इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए ये दोबारा नहीं की जाए। शिक्षा का मंदिर है, मंदिर यहाँ सिर्फ शिक्षा, ये शिक्षा की बात की नहीं जानी चाहिए, क्या आप क्या कहेंगे? देखो, शिक्षा का मंदिर है, सभी को समान दृष्टि से देखा जाता है यहाँ पर, और जो कल बाहर के लोगों को लाकर यहाँ पे जो वो नमाज पढ़ने का काम ये हो रहा है वो तो गलत चीज़ है। क्योंकि यहाँ पे देखो सभी धर्मों के छात्र यहाँ पे उपस्थित रहते हैं, अगर वो नमाज पढ़ रहे हैं तो कल वो भजन पाठ भी हिंदू धर्म वाले करवाएंगे, तो ऐसे में क्या है जो शिक्षा में माहौल बिगड़ेगा और वो धार्मिक दंग वैसे माहौल रहता है। तो इस वजह से सभी को समान दृष्टि से रहे और शिक्षा में पढ़ना हो ना तो अपने दायित्व में कर्तव्य में रहकर सभी को नियमों का पालन करके शिक्षा ग्रहण करें। बिल्कुल सबका दायरा है और सबको समझना चाहिए, शिक्षा है, शिक्षा की ही बात होनी चाहिए, इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और जो वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, वाकई वो आने वाले समय में ऐसा मान सकते हैं कि वो और भी ज़्यादा तूल पकड़ सकते हैं। सहयोगी जितेश शर्मा के साथ मैं दीपक चावला, न्यूज़ इंडिया, जयपुर। दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति बेहद गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इसी के मद्देनज़र सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को खरी खोटी सुनाते हुए लॉकडाउन लगाने तक की बात कह दी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि दिल्ली में आम आदमी घर के अंदर मास्क लगाने पर मजबूर हो गए हैं। ऐसे में 2-3 दिन का लॉकडाउन केंद्र सरकार को दिल्ली में लगाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को साफ तौर पर कहा है कि राजनीति से इतर केंद्र सरकार को कोई ठोस कार्य योजना बनानी चाहिए ताकि तात्कालिक
कदम उठाए जा सकें और 2-3 दिन में ही दिल्ली वासियों को राहत महसूस हो। साफ तौर पर कहा है कि तुरंत प्रभाव से इमरजेंसी मीटिंग बुलानी चाहिए और इमरजेंसी डिसीजन तात्कालिक आधार पर लिए जाने चाहिए। आगे क्या कुछ करना है इसके बारे में बाद में देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई निर्णय लेना चाहिए ताकि 2-3 दिन में राहत महसूस हो। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को भी फटकार लगाई है। दिल्ली सरकार को साफ तौर पर कहा है कि ये जो प्रदूषण हुआ है इसके लिए केवल मात्र किसान जिम्मेदार नहीं है। दिल्ली में दीपावली के मौके पर जिस प्रकार से आतिशबाजी की गई और गाड़ियों का जो प्रदूषण है वो भी इसका कारक है। दिल्ली सरकार ने इसके लिए क्या कुछ काम किया, क्या कुछ रोड मैप बनाया, इसके लिए दिल्ली सरकार को जवाब देना होगा। आपको बता दें, दिल्ली में लगातार प्रदूषण खतरे की घंटी बना हुआ है। इसी के मद्देनज़र आज सुप्रीम कोर्ट चिंतित नजर आया और ये टिप्पणी दी। हालांकि अगली सुनवाई सोमवार को होगी। इससे पहले केंद्र सरकार और सभी राज्यों की सरकारों से सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है कि आखिरकार प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कुछ सारी सरकारों ने किया है। इसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट ने मांगी है, जो कि सोमवार से पहले सभी राज्यों को और केंद्र सरकार को सौंपनी होगी। तो कहा जा सकता है कि दिल्ली में लगातार प्रदूषण एक खतरे की घंटी बना हुआ था, बीमारियों का खतरा लगातार बना हुआ था और आम जनता का जीवन दुश्वार हो रहा था। इसी के मद्देनज़र सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और ये टिप्पणी आज दी है। कैमरा पर्सन उपेंद्र के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज़ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली। तो इस जहरीली हवा ने लोगों का जीना दुश्वार कर रखा है और आपको बता दें कि बढ़ते पॉल्यूशन की वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और सबसे ज्यादा परेशानी बुजुर्गों और बच्चों को हो रही है। क्या है दिल्ली, नोएडा, एनसीआर के हालात, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता लखवीर ने। दिल्ली एनसीआर की बिगड़ी आबोहवा सुधरने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली में वायु प्रदूषण का हाल बद से बदतर होता जा रहा है। इसी के मद्देनज़र केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने दिल्ली में गर्भवती महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को घर से बाहर न निकलने की नसीहत दी है, क्योंकि अगर वे ऐसा करते हैं तो उनके लिए खतरे की घंटी बन सकता है। क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण लगातार गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। इसके साथ ही अगर बात करें बीमारियों की, तो वाकई में अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो बीमारियों को आमंत्रण देंगे, क्योंकि बढ़ते प्रदूषण से श्वास से संबंधित बीमारियां और आंखों में पानी आना एक आम लक्षण माना जाता है। लेकिन जिस प्रकार से दिल्ली में 500 के करीब एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच गया और दिल्ली से सटे नोएडा में 772 से अधिक एयर क्वालिटी इंडेक्स का जाना एक खतरे की घंटी है। ऐसे में साफ तौर पर अंदेशा जताया गया है कि दिल्ली वासी अपने घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि मौसम वैज्ञानिकों की माने तो 18 नवंबर तक प्रदूषण के कम होने के आसार नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से आज दिन खिला है, सूरज निकला है, तो उम्मीद करते हैं कि प्रदूषण में कहीं ना कहीं कमी होगी। वर्तमान में प्रदूषण के हालात की दिखाने की कोशिश करूं, मेरे कैमरा साथी उपेंद्र आपको दिखाएंगे विजय चौक पर क्या हालात हैं। विजिबिलिटी की अगर बात की जाए तो धूप निकलने के बाद विजिबिलिटी में काफ़ी हद तक सुधार हुआ है, देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस प्रकार से शनिवार सुबह धुंध की मोटी चादर दिल्ली पर छाई थी, उसका असर फिलहाल भी देखने को मिल रहा है। विजिबिलिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन धूप के निकलने से कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि आम जनता को देखने में इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही है। लेकिन जिस प्रकार से मौसम वैज्ञानिकों ने साफ अंदेशा किया है कि 18 नवंबर तक प्रदूषण के हालातों में कमी आएगी, प्रदूषण के हालात अच्छे होंगे, ऐसे आसार बिल्कुल न के बराबर है। ऐसे में जिस प्रकार से मौसम वैज्ञानिकों ने साफ तौर पर कहा है कि अपने घरों से बाहर ना निकलें, तो उम्मीद करते हैं कि दिल्ली वासी इसकी पालना करेंगे, तभी अपने प्राणों की रक्षा कर पाएंगे, अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे। कैमरा पर्सन उपेंद्र रावत के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज़ इंडिया। तो देखा आपने कि कैसे दिल्ली में दम घुट रहा है, क्योंकि दिल्ली की हवा जहरीली हो गई है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।